तो चलिए बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, 3 वर्ग। ठीक है बच्चे, हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे यूटी में भी आएगा। हमारा इस्लाम धर्म आ रहा है, सेकंड यूटी जब होंगे तो उसमें हमारा आएगा। हमारा जो चैप्टर है यायावर साम्राज्य, वो तो कट गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आएंगे सीधा 3 वर्ग में। 3 वर्ग, ये शब्द कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं 3 ऑर्डर्स। तो जाना पहचाना लग रहा है बच्चे, ये बोलिए। यस मैम। कहाँ सुना यस ये मैम। वर्ड? कहाँ सुना आपने? मैम सुना जो आपने? सुना था कि मध्यम वर्ग और जब हमने तीन 9th वर्ग, क्लास पढ़ी थी, फ्रांस की क्रांति, है ना, मध्यम वर्ग, उत्तम ठीक है, वर्ग। फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। यस मैम। तब हमने पढ़ा था कि 3 वर्ग थे। पहला हमारा था कुलीन वर्ग। क्या था? कुलीन वर्ग। दूसरा हमारा था अभिजात वर्ग। मध्यम वर्ग। तीसरा हमारे पास था निम्न वर्ग। सामान्य वर्ग। ठीक है, ये 3 वर्ग हमने पढ़े थे, उन्हीं को हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आपको 9वीं सदी से लेकर यानी 9th सेंचुरी से लेकर, ठीक है, कितनी सेंचुरी तक पढ़ना है आपको? 16th सेंचुरी तक यूरोप में जो जो परिवर्तन आए थे, ठीक है, 16th सेंचुरी तक जो जो परिवर्तन यूरोप के समाज में, आर्थिक स्थिति में जो जो परिवर्तन आए थे, उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक, 3 वर्ग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 3 जो हमारा ये शब्द हम अभिजात वर्ग या सामंत वर्ग बोलते हैं, ठीक, ये बहुत बार हमने सुना है कि क्या चीज है। सामंत वर्ग है क्या? फ्यूडलिज्म है क्या? कि फ्यूडलिज्म है क्या है, ये कैसे निकल के आया, ये वर्ग कैसे बना? तो सबसे पहले हमें इस बारे में अध्ययन करना है। तो पहला हमारा जो अध्ययन है वो हम पढ़ेंगे सामंतवाद। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा वर्ग पढ़ेंगे? सामंतवाद, यानी सेकंड वाला वर्ग हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो पहले हम पढ़ते हैं सामंतवाद। ये क्या है? कौन बच्चा बताएगा? हाँ बोलिए। फ्यूडलिज्म बताइए क्या है ये? हाँ बच्चे, हाँ बोलो। भूमि का टुकड़ा। वो तो एक फ्यूडलिज्म एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। वो इसमें ये कहा गया जो सामंतवाद है, जो सामंतवाद आया है या सामंत वर्ग आया है, इसकी उत्पत्ति फ्यूडल से हुई है। ठीक है, फ्यूडल से हुई है। इसका मतलब क्या है? फ्यूडल मीन्स जमीन का टुकड़ा। क्या मतलब है इसका? जमीन का टुकड़ा। ठीक है, जर्मन भाषा में फ्यूड बोलते हैं, जर्मन भाषा में इसको बोलते हैं फ्यूड। किस भाषा में बोला जाता है? फ्यूड, जर्मन भाषा में। किस भाषा में बोला जाता है फ्यूड? जर्मन भाषा में। और इसका अर्थ क्या है? जमीन का टुकड़ा।
क्या मतलब है इसका? फ्यूड मीन जमीन का टुकड़ा। जमीन का टुकड़ा। इससे ही आगे बढ़कर जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जमीन के टुकड़े होते थे, जो जिनके पास रहा जाता था, और जो कृषि के लिए बहुत बड़ी बड़ी भूमियां होती थी, ठीक है, कृषि उत्पादन के लिए, तो उन लोगों को सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहा गया, यानी जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं। समझ में आ गया? बात समझ में आई बच्चे? यस मैम। हाँ, मतलब इनको लॉर्ड भी कहा जाता था। जो इन जमीन के टुकड़े के मालिक होते थे उनको क्या कहा जाता था? लॉर्ड। लॉर्ड क्या कहा जाता था? लॉर्ड। इनको जो इन जमीन के टुकड़ों के मालिक हुआ करते थे। ये कृषि कराते थे। किनसे कराया करते थे? जो कृषक हैं, ये केवल इनके मालिक हुआ करते थे। तो इनको कहा जाता था सामंतवाद। तो केवल हमने जो पढ़ा है फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, केवल फ्रांस में ही ऐसा नहीं था। यूरोप के कमोवेश यानी मोस्टली जो कंट्रीज थी, चाहे वो जर्मनी है, चाहे इंग्लैंड है ना, और चाहे आपका फ्रांस है, इन सब में हम ये देखते हैं कि इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था हमें वहां पर देखने को मिलती है। वहां पे जो जमीन के टुकड़े होते, जमीन के मालिक होते, उनको सामंतवाद कहा जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता से पहले जो बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी भारत में, उनको जमींदार कहा जाता था। उसी प्रकार से ये जो वर्ग था, ये बड़ी बड़ी भूमियों के स्वामी हुआ करते थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए आपका सेकंड पॉइंट है फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक, फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड में क्या है? सामंतवाद समझ में आया? बोलिए। ये शब्द क्वेश्चन आता है। हाँ, क्वेश्चन आता है सामंतवाद किसे कहते हैं? तो आप कैसे लिखोगे? सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, वैदिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, और ये एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। हो गया इसका आंसर बच्चे? यस मैम। यस मैम। चलिए, मैम कुछ बच्चे वेटिंग में हैं, उन्हें ऐड कर लीजिए, उनके मैसेज आ रहे हैं। वेटिंग में? मैंने तो सभी को Yes, कर दिया ma'am. बस। कर लीजिए, उनके हाँ, मैसेज तो आ कोई रहे हैं। हाँ, तो कोई भी नहीं है वेटिंग पर बेटा, मेरे पास तो कोई नहीं। अच्छा, मैं, हाँ, 6 बच्चे हैं। आ गए सारे? यस मैम। ठीक है। विशाखा, आप एक काम करेंगी कि जैसे क्लास होगी, मैं 2 मिनट पहले आपको टाइम दूंगी। आपके स्क्रीन पे भी सारे बच्चों के नाम आ रहे होंगे। हाँ, यस मैम। तो आप सबके नाम लिखकर एक कागज में मुझे व्हाट्सएप कर देंगी। ये आपकी ड्यूटी है रोजाने की। इन बच्चों की अटेंडेंस लग जाया करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। हम अब आते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड में है बेटा। मैम फ्यूडल का मतलब तो पीस ऑफ लैंड हो गया, तो फ्यूडलिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, जो फ्यूड मीन्स है हमारा, वो जमीन का टुकड़ा है बेटा। ठीक है, अब उस जमीन के टुकड़े को जो यूज कर रहा है, यानी जो जमीन के टुकड़े का मालिक है, उसे हमने क्या कहा? सामंतवाद या फ्यूडल।
ये उनके मालिक को लॉर्ड कहा गया हमने, ठीक है। फ्यूड शब्द से उन्होंने ये नहीं कहा कि फ्यूडलिज्म पूरा फ्यूड से ही बना है, उन्होंने ये कहा ये शब्द जो है वो जर्मन लैंग्वेज से कैरी किया गया है। और इस लैंग्वेज का जो जर्मन लैंग्वेज में फ्यूड का मतलब है लैंड, ठीक। और इस लैंड का जो मालिक है, लॉर्ड है, उसे हमने सामंत का, फ्यूडल का, फ्यूडलिज्म, उससे जो अब जैसे कोई भी परंपरा है, अब जो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण परंपरा को जो अपनाते हैं, है ना, उस ट्रेडिशन को जो अपनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद, है ना। इस तरीके से लगा देते, जो इस परंपरा को, इस कल्चर को, इस ट्रेडिशन को जो अपना रहा है वो हो गया लिज्म, यानी फ्यूडलिज्म। क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, यस मैम। हाँ ठीक है। अब आता है फ्रांस। यहाँ पे पहले हमने फ्रांस के बारे में बताया है कि स्टार्टिंग से फ्रांस का नाम फ्रांस नहीं था, ठीक है। क्या नाम था इसका? ये रोमन साम्राज्य। हमने इसके पहले जो पढ़ा था चैप्टर, उसमें रोमन साम्राज्य पढ़ा था, और पढ़ा था कि जो रोमन साम्राज्य है, रोमन अंपायर था जो हमारा, वो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, है ना। कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, ये हमें मालूम था। किस किस में फैला हुआ था? 3 कॉन्टिनेंट में। तो जब ये रोमन साम्राज्य डिक्लाइन हुआ, या इसको कह सकते हैं उसका पतन हुआ, तो बहुत सारी यूरोपीय कंट्रीज अलग हो गई जो इसके अंडर रूल थी, ठीक है बेटा। तो ये सब अलग हो गई, और उसी में रोमन अंपायर में एक स्टेट थी जिसे क्या कहा जाता था? गॉल। गॉल क्या कहा जाता था? गाल। एक इसमें एक जाति रहती थी, उसको कहा जाता था बेटा फ्रेंच। जर्मन जाति थी इस प्रांत में, इस स्टेट में एक जर्मन जाति थी जिसे फ्रैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फ्रैंक। इतना क्लियर हो गया बेटा? इसी फ्रैंक जाति ने इस गाल को फ्रांस का नाम दिया। आई बात समझ में? बोलिए। यस मैम। जो फ्रैंक Yes, जाति ma'am. थी, हाँ, जो फ्रैंक जाति थी उसने ही गाल को फ्रांस का नाम दिया। कौन सी जाति थी वो? गाल। और कौन थी वो? जर्मन जाति थी। और ये रोमन अंपायर के अधीन थी, अंडर थी। जब रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, डिक्लाइन हो गया, तब ये रोमन अलग होकर इसमें जो प्रमुख जाति थी, कौन सी? फ्रैंक। उन्होंने इस गॉल को एक नया नाम दिया जिसका नाम था फ्रांस। क्या नाम था? फ्रांस। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लिखिए 1 नंबर का क्वेश्चन। गाल को किस जनजाति ने फ्रांस बनाया? किस जनजाति ने फ्रांस बनाया? हो गया एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए आपके। हाँ, अब आता है हमारे, अब हम फ्राइडे से ये हमें थोड़ा सा परिचय मिल गया कि ये जो यूरोप में चेंजेस हुए, कब से चेंज हुए? जब रोमन अंपायर खत्म हो गया, बिखर गया, टूट गया, हाँ, तब अलग अलग जो यूरोप के स्टेट थे वहां पर अलग हो गए। उसी में एक स्टेट था गॉल, जो फ्रांस बना, क्योंकि गॉल में सबसे ज्यादा बड़ी जनजाति फ्रेंच थी। उन्होंने इस गॉल को फ्रांस का नाम प्रदान किया। इतना क्लियर हो गया? बोलिए। मैम जो गोल थी वो ही जर्मन जनजाति थी, हाँ, और जर्मन जो जाति थी। फ्रेंच थे
और फ्रैंक जो थे उन्होंने गोल को फ्रांस बना दिया। हाँ, गॉल को फ्रांस बना दिया, क्योंकि जो जर्मन स्टेट है उसमें जब हम पढ़ेंगे उसके इतिहास में तो हम देखेंगे वहां पर भी विभिन्न प्रकार की जनजातियां रहती थी, केवल जर्मनी नहीं रहती थी उसमें। उसी में एक विभिन्न जनजाति में जो गॉल में सबसे ज्यादा जो कह सकते हो बहुसंख्यक या मेजॉरिटी में कौन रहते थे? फ्रैंक रहते थे। तो उन्होंने गॉल को अपना एक अलग स्टेट बनाकर उसको फ्रांस के नाम से डिक्लेयर कर दिया और एक अलग स्टेट बन गया। क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम। बोलिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीनों स्टेट, इतना हमें जानकारी होगी फ्रांस के बारे में। अब हमारा सबसे पहला वर्ग कौन सा है बताइए? हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सी है हमारी? बोलिए। कुलीन वर्ग। हाँ, पहला था हमारा कुलीन वर्ग। दूसरा था हमारा अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग। तीसरा हमारा था सामान्य वर्ग या कृषक वर्ग, कुछ भी कह सकते हो। ठीक, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में आप इसको लिखिए पादरी, इसमें आप लिखिए अभिजात के लिए आप लिखेंगे क्या नाम था अभिजात का? हाँ, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री। क्लर्जी, इसको आप लिखेंगे क्लर्जी, इसको नोबिलिटी और इसको जनरल या आप फार्मर्स लिख सकते हैं। ठीक है, पीजेंट्री। क्लर्जी, नोबिलिटी और कृषक यानी फार्मर्स, ये तीन में डिवाइड थे। ठीक, लेकिन आपकी बुक में सबसे पहले उन्होंने इसको लिया है, सेकंड वर्ग को उठाया है, क्योंकि इनका जो कह सकते हो कि यूरोप में इनका सबसे अधिक प्रभाव था। ठीक, तो हम सबसे पहले दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ये कौन थे, ये किस तरीके से करते थे। यानी कि हम नोबिलिटी, जो नोबल लोग हैं जिसमें किंग आता है, बड़े बड़े जो रैंक होल्डर है वो आते हैं, जो राजा के दरबार में जो काम करते हैं, उन सब के बारे में हम पहले इस वाले में पढ़ेंगे। प्रथम वर्ग को हम बाद में पढ़ेंगे। सेकंड वाले जो सेकंड है हमारा अभिजात या नोबिलिटी, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं अभिजात वर्ग के बारे में। अरे हाय बोल नहीं। ये अभिजात वर्ग कौन सा होता था, कोई बताएगा मुझे? बोलिए। हाँ, मैम इनकी भूमि पर नियंत्रण होते थे। जिनका भूमि पर नियंत्रण होता था, यानी सामंत। अभी मैंने सामंत के बारे में बताया था आपको, तो यानी कि सामंत जिनका भूमि पर कंट्रोल होता था। अगर हम देखें तो इन्होंने जो पादरी वर्ग है, जो क्लर्जी है ना, वो अपने को फर्स्ट में रखता है, लेकिन पावर अधिकार सेकंड वर्ग के पास होती है, क्योंकि किंग भी इसी के पास है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यस मैम। को फर्स्ट स्टेट जो हमारी है, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी है, पादरी है, यानी कि चर्च है, चर्च का रोल उसमें है सारा, चर्च की इंपॉर्टेंस है फर्स्ट स्टेट में। लेकिन जब हम देखते हैं तो जो पावर है वो मोस्टली सेकंड वाले के पास है। आ रहा है? हमने ये भी देखा फ्रांस की क्रांति में, ये जो दोनों स्टेट थे, दोनों स्टेट थे बेटा, वो उनको कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे। वो टैक्स पे नहीं करते थे, लेकिन उनको सारी प्रिविलेजेस थी जो उनके बाय बर्थ उनको मिल जाती थी। ये हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक शब्द पढ़ेंगे जिसे कहेंगे
वेसल, वेसलैंड है आपकी बुक में? यस मैम। हाँ, ये क्या चीज है? वेसलैंड क्या होता है? जो बहुत बड़ी बड़ी भूमियां उनके अंडर रहती थी, एक तरीके से उस क्षेत्र के ये शासक होते थे। ठीक, इनका उस क्षेत्र में उनका पूरा सब कुछ होता था, तो इसको वेसल्स कहते थे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, वेसल्स किसे कहा जाता है? ठीक, तो आप लिखेंगे अभिजात वर्ग, आंसर लिखिए इसका। अभिजात वर्ग जिसका भूमि पर, एक बड़ी विशाल भूमि पर नियंत्रण रहता था। इस प्रथा को वेसलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब ये जो वेसलेस होते थे, ये एक प्रथा की, क्या प्रथा थी? राजा सामंतों को बड़ी बड़ी भूमियां दान में, मतलब उनको प्रदान करता था, उनको दे देता था। तो इससे क्या होता था? सामंतों का संबंध राजाओं के साथ बहुत अच्छा होता था। क्या होता था? राजाओं के साथ बहुत अच्छा संबंध होता था। तो ये एक तरीके से राजाओं को सपोर्ट करते थे। क्या समझ में आ गया? हाँ बच्चे? यस मैम। चलिए, एक और वर्ड है आपकी बुक में, आबे। देखिए, Yes, ब्रैकेट में है आबे। ये शब्द सीरिया से आबा से आया है। एक नंबर के क्वेश्चन में बहुत आता है, आबे का मतलब क्या है? ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सीरिया से। सीरिया क्या है बताइए? क्या है सीरिया? एक कंट्री है। एक कंट्री है। उसके सीरिया से वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता, अबा। वहां से ये शब्द आया, अबे। ठीक है, आबे क्या आया? आबे, जिसका अर्थ होता है पिता। क्या अर्थ होता है? पिता। पिता। ठीक है, ये भी एक नंबर के क्वेश्चन में आप लिखेंगे। ठीक, अब इन सामंतों को लॉर्ड कहा जाता था। ये राजा को वचन देते थे, जब कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी सैनिकों की या उसकी, तो वो उनको सैनिक सहायता भी प्रदान करेंगे। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी समाज में। उनकी अपनी संपदा होती थी, उनके पूरे समाज में नियंत्रण होता था। ठीक है, अपने ही एरिया में भी क्या करते थे? इनका जो कह सकते हो जो जमीन है, इनका अपना किला होता, वहीं पे इनके न्यायालय होते थे, किला घर होते थे, इनके कृषकों के घर होते थे। मैम, किसी के घर से पीछे से डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा किसी रही ने है। म्यूट, भाई किसके यहाँ पे टीवी चल रहा है वो बंद करे अपने टीवी, फौरन बंद करे बेटा अपना टीवी। मैम हाँ जी बेटा। मैम सीरिया वाला फिर से समझा दीजिए। सीरिया वाला, ठीक है। सीरिया में एक शब्द है अबा, वहां से ये शब्द आया। ठीक है, जर्मन में अबे। अबे शब्द का अर्थ है पिता। ठीक है, बस इतना ही हमें इसके बारे में जानना है और ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसके मतलब अबे का अर्थ क्या है? आबे का अर्थ है, आप लिखेंगे आबे जो शब्द है इसकी उत्पत्ति सीरिया से हुई है, जहां पर आबा कहा जाता था और ये जर्मन में आकर इसको आबे कहा जाने लगा। इस शब्द का अर्थ है पिता। ठीक है,
हो यस गया? मैम। चलिए यस मैम। अब आते हैं हमारे मैनर किसे कहते हैं? डस्टर। मैनर मालूम है किसे कहते हैं? ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये वन वर्ड में आते हैं सारे। मैनर। कौन बच्चा बताएगा? बोलिए। मैम जो अभिजात वर्ग होते थे उनके घर होते थे, उनको मेनर कहा जाता था, जहाँ पर उनके निजी खेत और मैनर चरगाह। जो अभिजात वर्ग है, ठीक है, अभिजात वर्ग है, उनके बड़े बड़े घर होते थे। आप कह सकते हैं बाउंड्री है उसमें पूरा, और इस घर में इनका गांव में जो इनके अंडर गांव होते थे, क्योंकि बहुत अच्छा बड़ी दीदी, जमीन राजा के द्वारा इनको प्रदान की जाती थी। तो आज तक जमीन बचा इनके लिए भी करा। कौन बोल रहा है ये? तो लॉर्ड ये जो थे अभिजात वर्ग में, या अभिजात वर्ग को जहाँ पे जो जमीनों के मालिक थे उनको लॉर्ड कहा जाता था। तो हम कह सकते हैं मैनर एक लॉर्ड का विशाल घर होता था, जिसके अंतर्गत कई गांव होते थे, क्योंकि उन्हें कई गांव दिए जाते थे। तो कई गांव होते थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो छोटे मैनर होते थे उनमें कम से कम दर्जन भर जागीरें, जागीरें मतलब जमीनें जो उनको दी गई हैं, जिनसे वो कृषि से कार्य करा रहे हैं, वो और दर्जन भर गांव होते थे। एक तरीके से कह सकते हैं ये जो लॉर्ड था, वो मैनर का राजा हुआ करता था, और उसके अंदर जो गांव होते थे बेटा, ठीक है, वो उसके अधीन होते थे। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? बोलो, समझ में आई? यस मैम। यस मैम। मैम मैनर को इंग्लिश में भी मैनर कहते थे। हाँ, इंग्लिश में भी इसको मैनर ही कहा गया है, MENOR, मैनर, मैनर ही कहा गया है। ये लॉर्ड के बड़े बड़े घर होते थे, और ये इस घर में रहकर गांव पर नियंत्रण करते थे। कुछ लॉर्ड जो थे वो अनेक गांव के मालिक हुआ करते थे, बहुत सारे गांव उनके होते थे। ऐसा माना जाता है कि जो छोटे मैनर्स होते थे, जो छोटे कह सकते हो लॉर्ड हुआ करते थे, उनके अधीन दर्जन भर जागीरें और दर्जन भर गांव होते थे। और जो बड़े होते थे उनमें बड़ी जागीरें होती थी, 50 से अधिक जागीरें होती थी, और 60 परिवार का गांव भी होता था। तो एक तरीके से ये वहां के शासक होते थे। समझ में आ रहा है? अब सर आप एक और शब्द पढ़ेंगे, वो है नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। ये सब अभिजात वर्ग के ही हैं, ठीक है। अभिजात वर्ग में एक लॉर्ड हो गया, ठीक है, जिसके मैनर हो गए। फिर इसी वर्ग में एक आता है नाइट, ठीक, उसी में है इसका भी पार्ट। अब नाइट क्या होते थे? क्योंकि उस टाइम जो काल था हमारा 9th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी में, हम ये देखते हैं यूरोप में बहुत सारे जो शासक थे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। हर वक्त युद्ध होता था, क्योंकि राजतंत्र था, अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए तो उन्हें बड़ी बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती थी। तो हमने जो सामंतवाद पढ़ा, उसमें हमने देखा जो सामंती होते थे, वो युद्ध के समय जो किसान उनके यहाँ पे कार्य करते थे, उन्हें सैनिक के रूप में उनकी सेवाएं राजा को प्रदान करते थे। लेकिन ये कृषक जो होते थे बेटा, वो इतने कुशल नहीं होते थे। तो उस काल में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जो बहुत कुशल ठीक है, एक बहुत बड़ा घुड़सवार था, और वहां पर वो युद्ध में अपनी सैनिक सेवाएं राजा को प्रदान करता था।
इनकी समाज में अपनी एक इम्पोर्टेंस थी, इनकी अपनी एक कह सकते हो कि महत्व था, समाज में बहुत इम्पोर्टेंस थी, इनका एक अपना अलग से स्टेटस था। ये पूरी तरीके से राजा के फेवर में ना होकर लॉर्ड के पक्ष में होते थे। ये लॉर्ड के लिए अपनी जान, जैसे आपने अपनी बुक में एक कविता भी देखी, अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसकी तकदीर का मैं भागीदार बनूंगा। ये वचन लेते थे अपने लॉर्ड के लिए, ये पूरी तरीके से वफादार रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे, उनके साइड से वॉर करेंगे। अब ये लॉर्ड शासक के लिए भेज दे या कहीं भी, तो ये इनकी सारी ड्यूटी अपने लॉर्ड के लिए होती थी। ठीक, ये एक तरीके से बहुत अच्छे हॉर्स राइडर और वॉरियर होते थे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। उस काल में ये इतने ज्यादा फेमस थे या इनका इतना महत्व था कि उनके उस काल में जो हम लोग गाथाएं पढ़ते हैं ना, फॉक म्यूजिक, उस काल में हम यूरोप में देखेंगे तो इनके लिए भी लिखा गया है, इनके लिए बहुत सारे गीत और कविताएं लिखी गई हैं। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। ठीक, ओके बेटा। विशाखा, यस